हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 11 और हम लगभग 200 वर्ड सीख चुके हैं गाइस। एंड बिलीव मी, हमने इसे स्टार्ट किया था और आज हम के पर आ गए हैं। ऑलमोस्ट 200 वर्ड सीख चुके हैं। अगर सीरियसली आपने 200 वर्ड सीरियसली पढ़े हैं ना, डेफिनेटली यू विल फील लिटिल मोर मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज हमने बहुत सारी नॉलेज गेन कर लिया फाइनेंस की वर्ड की। आप जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे या फिर जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करोगे, आप कुछ भी करोगे ना, फिर कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट किसी कंपनी की पढ़ोगे ना, तो आप डेफिनेटली उसको पढ़ सकते हो बहुत आसानी से। बिकॉज आपने जो कीवर्ड्स हैं, जो की टर्म्स होते हैं, वो आपने सीख लिए वो क्या होते हैं। और हमने अभी आधी जर्नी तय की है, हमें आधी जर्नी भी बची है हमारी। ऑलमोस्ट हम लगभग 45% हम कवर कर चुके हैं। अब हम 10 तक आ चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 16 वर्ड बचे हुए हैं। तो वी विल कवर दिस ऑल्सो टिल द एंड ऑफ अक्टूबर, राइट। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 11 है। स्टार्ट करने के से हम के से 20 वर्ड सीखेंगे, राइट। अगर आपने अभी तक एपिसोड 10 नहीं देखे वाले, ए से लेके हमारे HIJK तक, राइट, जे तक, सॉरी, और तो आपने 200 वर्ड अगर नहीं सीखे वाले तो गाइस प्लीज़ आइए सीखिए, राइट। और ये वर्ड सीखोगे तो आपको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी। चलिए, आई डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो विद वर्ड के। और के से हमारा पहला वर्ड है जो बहुत कॉमन है। ओके, तो गाइस पहला वर्ड है KYC, नो योर कस्टमर। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वर्ड कि हम सब ने सुना है, राइट। जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बैंक अपने कस्टमर्स, अपने जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी डिटेल वेरीफाई उन्हें करनी होती है, तो दे जस्ट डू द KYC, ठीक। उसमें करते हैं वो लोग, आपने भी कभी अपनी KYC कराई होगी। आपका कोई ID कार्ड, कोई भी ID, आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो वेरीफाई करते हैं उसके थ्रू कि आपकी जो डिटेल है वो मैच आपके आधार कार्ड से करती है या नहीं, कोई चेंज मैनेजमेंट तो नहीं है। तो बस ये वो चेक करते हैं कि आपकी प्रोफाइल आपके आधार कार्ड, आपके ID से मैच हो रही है कि नहीं। हम भी इस बैंक में KYC कराने में क्या करते हैं, हम लोग बैंक जाते हैं, फॉर्म लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, अपना आधार कार्ड लगाते हैं और अंगूठा लगाते हैं और 10 KYC फिनिश। सेम जब फ़ोन ले तो कहीं भी ऑनलाइन, कई जगह पर तो ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ आपने कोई कोर्स परचेज़ किया अगर, तो वो KYC कराते हैं। आपकी ID मांगते हैं, आपको फ़ोटो मांगते हैं, किसी दे के फ़ोटो खींचो, ये करो, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो उसे बोलते हैं नो योर कस्टमर। जब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी वेरीफाई करना चाहती है कि दैट इज़ यू, राइट, तो उसे बोलते हैं हम लोग KYC, नो योर कस्टमर। नंबर 2 है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक तरह से ये मैट्रिक है जो कंपनीज इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये बेसिकली ये बताता है कि कोई कंपनी कितना अच्छा कर रही है। उसके जो, जैसे कि एग्जांपल पहले समझो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, KPI होता क्या है। बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, राइट। जैसे कि एग्जांपल जब हम 12th 10th में जब एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने, तो बेंचमार्क था एक कि 60% लाओगे तो आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न आएगी, 45% लाओगे तो सेकंड डिवीज़न आएगी, और 45 से नीचे आए थर्ड डिवीज़न आएगी। तो ये एक तरह से KPI है हमारी, राइट। KPI हमारा बेंचमार्क हो गया है। 60% बेंचमार्क है KPI, और 60 लाए तो फर्स्ट डिवीज़न आएगा मेरी। ऐसे ही कंपनी डिसाइड करती है अपनी कि उनकी सेल्स का टारगेट क्या है। मान लो कोई कंपनी एक्स, उसका सेल्स का टारगेट है कि उसे एक महीने में 10 करोड़ की सेल करनी है, तो उसका KPI, उसका बेंचमार्क हो गया वो, राइट। उसे 1 लाख प्रोडक्शन करना, 1 लाख आउटपुट निकालना उसको, तो उसका 1 लाख उसका बेंचमार्क हो गया, वो KPI होगी उसकी। तो कंपनी उस KPI को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करती, पूरा दम लगा रहे थे एकदम, राइट। तो ऐसे ही उन्हें बोलते KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब किसी कंपनी ने अपने टारगेट को सेट किया है, वो कंपनी टारगेट अचीव नहीं कर पा रही, दैट मीन्स कुछ इशू है, क्योंकि कंपनी टारगेट सेट किया अपने हिसाब से, बट टारगेट अचीव नहीं कर पा रही, मीन्स कंपनी को कोई इशू है, राइट। तो ये हर कंपनी के अंदर कुछ KPI होती हैं। जैसे कि मैं बताऊं अपनी, तो मेरे यहाँ पे डाउन टाइम है, क्योंकि मेंटेनेंस इंजीनियर में है, तो मेरे यहाँ पे डाउन टाइम है, वो KPI है। और काफ़ी चीज़ें हैं, क्वालिटी इश्यूज़ होते हैं, राइट। प्रोडक्शन मेरा टारगेट नहीं है। तो हर फील्ड की, हर किसी की अपनी अपनी KPI होती है। सेल्स वाले की सेल्स KPI होगी कि एक महीने कितनी सेल्स करनी है। प्रोडक्शन की प्रोडक्शन KPI कि मुझे कितना प्रोडक्शन निकालना है। हर किसी की अपनी KPI अलग अलग होती है, राइट। तो इसे बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, तो वो देखता है कि वो कोई कंपनी अपनी KPI अचीव कर पा रही है कि नहीं, तो उसके गोल्स हैं वो कहाँ तक पहुँच पा रही है, वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं जब कोई स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो इसे बोलते हैं हम लोग KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नंबर 3 है की रेशियो। एक्चुअली की रेशियो के अंदर 2 रेशियो आते हैं। पहला आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और दूसरा आता है हमारा करंट रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये दिखाता है किसी कंपनी के बारे में कि वो उस कंपनी के पास उसके खुद के पैसे, उसके खुद के एसेट के कंपैरिजन में कितना उसके पास लोन है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मीन्स कि उसका जो डेब्ट है उसकी इक्विटी के कंपेयर में कितना है।
तो ये दिखा था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दूसरा करंट रेशियो। करंट रेशियो मीन्स शॉर्ट एसेट्स डिवाइड बाई शॉर्ट बिल्स, मतलब शॉर्ट लोन्स। तो ये दिखाता है कि किसी कंपनी के पास इतना, उसके पास शॉर्ट एसेट हैं कि उसके पास इतने शॉर्ट एसेट हैं या नहीं कि वो अपना जो शॉर्ट बिल है, उसके जो शॉर्ट लोन है वो उनको चुका पाएगी या नहीं। इट मीन्स सिंपल भाषा में उसके पास क्या इतना पैसा है कि वो अपने छोटे लोन को भी चुका पाएगी कि नहीं। तो ये बताता है करंट रेशियो। तो ये एक तरह से दोनों रेशियो, करंट रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी दिखाते हैं। ये दोनों रेशियो ओके हैं तो इट मीन्स ये समझ आता है कि जो कंपनी है वो स्टेबल है। तो इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो दोनों रेशियो देखते हैं कि किसी कंपनी के पास खुद के, ऐसा तो नहीं कि खुद के एसेट्स से ज़्यादा उसने लोन ले रखा है, मतलब सिंपल सी अगर टू बी ट्रू कि उसने अपने औकात से लोन ले रखा है। अगर ऐसा है तो मे बी चांसेस वेरी है कि वो कंपनी फेल हो सकती है, राइट। या फिर उसके पास इतना लोन है कि वो अपने, उसके पास इतना लोन है कि उसके पास वो चुका नहीं सकता, राइट। उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास लोन है तो चुका नहीं सकता वो, तो इसे बोलता है करंट रेशियो। तो ये दोनों रेशियो देखे जाते हैं जब कोई स्मार्ट इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो, क्योंकि ये दोनों रेशियो दिखाते हैं कंपनी कितनी स्टेबल है, कितनी हेल्दी है और कितना ग्रो कर रही है, राइट। तो इसे बोलते हैं हम लोग की रेशियो। नंबर 4 है गाइस की करेंसी। की करेंसी बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही मैं। की करेंसी मीन्स वो करेंसी जो वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्ग है, जिसका वर्ल्ड वाइड बोलबाला है, और ऐसी ही सिर्फ एक ही करेंसी हमारे पास, वो है USD यानी कि डॉलर, अमेरिकन डॉलर। यस हाँ, जो बड़ी बल्क ट्रेड्स होती हैं ना, क्रूड ऑयल में हो, नेचुरल गैस में, जो भी ट्रेड्स होती हैं वो सब USD में होती हैं, डॉलर में होती हैं, राइट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं की करेंसी बोलती है, क्योंकि जो डॉलर का जो बोलबाला है सबसे स्ट्रॉन्ग डॉलर है। तो डॉलर का जो बोलबाला है पूरे वर्ल्ड वाइड है, राइट। जो ट्रम्प भैया उनके जो करेंसी है पूरा वर्ल्ड वाइड उनका बोलबाला है, इसीलिए इसको USD को हम बोलते हैं, इसलिए डॉलर को बोला जाता है की करेंसी, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है पूरे वर्ल्ड की, राइट। इसे बोलते हैं हम लोग की करेंसी। नंबर 5 है किरेट्सू। किरेट्सू ये एक जापानीज़ वर्ड है, राइट, क्योंकि के से बहुत सारे वर्ड हमारे पास नहीं है, तो कुछ वर्ड इसमें इंडियन, कुछ जापानीज़, कुछ अमेरिकन, बहुत सारे वर्ड इसके अंदर यूज़ होंगे। तो किरेट्सू का मतलब है सिंपल सा, एक ये जापानीज़ बिजनेस मॉडल है जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आपस में, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी जो भी हैं, मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं, और उस नेटवर्क में ये कंपनी आपस में एक दूसरे की बहुत मदद करती हैं, राइट। एक दूसरे की मदद करती हैं, जैसे कि मान लो एक्स के एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी की शेयर होल्ड करती है, वो कंपनी किसी और कंपनी की शेयर होल्ड करती है, तो आपस में एक दूसरी कंपनी की इक्विटी होल्ड करते हैं लोग, और आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये नेटवर्क होता है ना आपस में इन सब का कंपनियों का, इसे बोलते हैं किरेट्सू जापान में। तो एक बिजनेस मॉडल है सिंपली जापान में एक किरेट्सू नाम से, जिसमें कि कंपनी मिलकर आपस में नेटवर्क बनाती हैं और वो नेटवर्क में आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं किरेट्सू जापान मॉडल है, या इंडिया में शायद सुनने को आपको नहीं मिलेगा ये। नंबर 6 है गाइस कंगारू बॉन्ड। कंगारू बॉन्ड, आपने कंगारू नाम सुनते हैं आपके दिमाग में कौन से देश का नाम आया? ऑस्ट्रेलिया का, राइट। तो कंगारू बॉन्ड भी एक तरह से हमारे इंडियन बॉन्ड होते हैं, ऐसे कंगारू बॉन्ड होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन फ़र्क क्या है पता है? इसमें फ़र्क इतना है कि ये जो कंगारू बॉन्ड है दूसरे देश इशू करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर। एग्जाम्पल, जैसे मान लो भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स है, अगर टाटा मोटर्स को ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनसे पैसे उठाने हैं या वो उनको बॉन्ड देना है, तो वो डायरेक्ट भारत से बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, यानी भारत में डायरेक्ट आके बंदे वो जो वहाँ के लोग हैं वो खरीद नहीं सकते। तो टाटा मोटर को क्या करना पड़ेगा? टाटा मोटर को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में कंगारू बॉन्ड के नाम से वहाँ पे ये बॉन्ड इशू करना पड़ेगा उन लोगों के लिए, और इस बॉन्ड को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो ही खरीद सकते हैं। और इस बॉन्ड को जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है, उस करेंसी में अगर कोई बाहर का देश जाकर ऑस्ट्रेलिया में बॉन्ड इशू करता है उनकी वहाँ की पब्लिक के लिए, तो इसे बोलते हैं हम लोग कंगारू बॉन्ड। समझे? इन सिंपल, अगर कोई और देश ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉन्ड इशू करता है उनकी मार्केट में, राइट, तो उसे बोलते हैं कंगारू बॉन्ड, क्योंकि उसमें जो ऑस्ट्रेलियन पीपल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। किसी देश को पैसा उठाना है किसी और देश ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पैसा उठाना है तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉन्ड इशू करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों से बॉन्ड खरीदेंगे और वो पैसा कोई देश लेके अपने बिजनेस में लगा सकता है, राइट। तो इसे बोलते हैं हम लोग कंगारू बॉन्ड। नंबर 7 है गाइस नॉक इन ऑप्शन। ऑप्शन आपने सुना होगा, ऑप्शन फ्यूचर आपने सुना होगा, राइट। वैसे ही कुछ मिलता जुलता है यहाँ पे, थोड़ा सा टफ वर्ड है बट ओके, नो इशू, मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा आपको। 7 नंबर है नॉक इन ऑप्शन। नॉक इन ऑप्शन एक तरह से ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तभी ओपन होगा, तभी वर्किंग में आएगा जब किसी शेयर की जो प्राइस है वो एक तय की गई, मतलब कोई अगर प्राइस फिक्स किया है उस सेट प्राइस से ऊपर जाएगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा।
एग्जांपल मान लेते हैं कि एक टाटा मोटर का शेयर है 100 रुपये का मान लेते हैं, राइट। और आपने एक प्राइस सेट किया कि जब टाटा मोटर का प्राइस 105 से ऊपर पहुंचेगा तभी जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये ओपन हो जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा, राइट। अगर टाटा मोटर्स का जो प्राइस है 105 से ऊपर नहीं, 105 पे ही रह गया, उससे नीचे ही रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये प्राइस टाटा मोटर का 105 से ऊपर पहुंच गया तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्किंग में आ जाएगा, उससे आप फिर खरीद बेच सकते हैं। तो इसे बोलते हैं नॉक इन ऑप्शन। जब एक शेयर का प्राइस एक तय की सीमा से ऊपर जाता है तभी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव होता है, तभी उससे खरीदे बेच सकते हैं। अगर प्राइस उससे वहाँ तक सेट प्राइस तक नहीं गया तो वो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन नहीं होगा, वहीं पे वो डेड हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं नॉक इन ऑप्शन। नंबर 8 इसी का अपोजिट होता है हमारे पास, नॉकआउट ऑप्शन। नॉकआउट ऑप्शन जस्ट नॉक इन का उल्टा है। इसमें पहले से ही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव होता है। जब तक एक सेट वैल्यू तक ये शेयर का प्राइस नहीं पहुंचता तब तक जो है ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिसेबल या फिर ख़त्म नहीं होता। एग्जांपल फिर टाटा मोटर्स कर लेते हैं। मानो टाटा मोटर का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है 100 रुपये का, क्योंकि नॉकआउट ऑप्शन है तो ऑलरेडी नॉकआउट ऑप्शन ओपन है, मतलब अभी भी किसी ने खरीद रखा है, राइट। लेकिन अब अगर कोई इसे बेचना चाहता है, उसने प्राइस सेट किया कि टाटा मोटर का जब शेयर 105 तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये जो ऑप्शन है ख़त्म नहीं होगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा, राइट। पहले नॉक इन में क्या था, नॉक इन में ये था कि जब तक एक प्राइस तक पहुंचना ही था हमारा शेयर का प्राइस, जब तक वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ उल्टा है, नॉकआउट में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव है ऑलरेडी, बट डीएक्टिवेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा जब तक इस शेयर का प्राइस एक सेट प्राइस तक नहीं पहुंचेगा, राइट। तो इसे कहते हैं नॉकआउट ऑप्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ नॉक इन ऑप्शन। नंबर 9 है गाइस की रेट ड्यूरेशन। की रेट ड्यूरेशन ये इस वीडियो का सबसे टफेस्ट वर्ड है और सबसे सिंपल वर्ड भी है, राइट। तो टेंशन लेने का नहीं है आपको। की रेट ड्यूरेशन सिंपल तरीके से समझो इसको आप, तो ये एक वो टर्म है जो ये बताता है कि जैसे बॉन्ड की जो डिफरेंट मैच्योरिटी होती है, राइट। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल या 15 साल, डिफरेंट मैच्योरिटी होती है बॉन्ड्स की, राइट। तो उन मैच्योरिटी के जो अमाउंट है, राइट, उस पर अगर कोई मान लो आपकी 10 साल की मैच्योरिटी है और 5 साल की मैच्योरिटी पर कोई इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आपकी 10 साल वाली मैच्योरिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, उसके पैसे पे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना आपको लॉस होगा। मान लो एक मैच्योरिटी 5 साल की और आपने एक 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड है आपका 5 साल मैच्योरिटी वाला, एक बॉन्ड है 10 साल मैच्योरिटी वाला, एक बॉन्ड आपका 20 साल मैच्योरिटी वाला, और सब पे इंटरेस्ट रेट 5% लिया था आपने, राइट। अब एग्जाम्पल कुछ चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया और जो बॉन्ड की परसेंटेज, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है 5 सब पे अभी 5% इंटरेस्ट था तीनों ड्यूरेशन पे, तीनों मैच्योरिटी पीरियड पे। अब एग्जाम्पल जो 5 ईयर वाला बॉन्ड है उस पर 1% बढ़ गया इंटरेस्ट, राइट। 1% इंटरेस्ट बढ़ गया 1%। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से सोचना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे पास 3 बॉन्ड थे, एक 5 साल मैच्योरिटी वाला, एक 10 साल मैच्योरिटी वाला और एक 20 साल मैच्योरिटी वाला, राइट। अब आपके पास तीनों बॉन्ड हैं। अब क्या हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया, जो 5 साल मैच्योरिटी का जो बॉन्ड है उस पर 1% जो है इंटरेस्ट बढ़ गया है, मतलब 1% पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा, राइट। अब देखो अगर आपने 5 साल वाला जो बॉन्ड है उसको आपने होल्ड किया लॉन्ग टर्म तक, 5 साल तक आपने होल्ड किया उसको, तो डेफिनेटली आपको 1% का फ़ायदा हो जाएगा, राइट। अब आपने 10 साल वाला है, 20 साल वाला भी आपने अगर 10 साल 20 साल तक होल्ड किया तो ऑलरेडी जो 5% था इंटरेस्ट उस पर वो आपको मिलेगा, गारंटी आपको मिलेगा ही वो, अगर आपने लास्ट तक अपना बॉन्ड को होल्ड किया तो। लेकिन भगवान अगर ऐसा होगा कि आपको जो 10 साल वाला बॉन्ड है और 20 साल वाला बॉन्ड है उनकी मैच्योरिटी आपको ब्रेक करना पड़ा, आपको सडनली उस पैसे को आपको निकालने की ज़रूरत पड़ी, तो अब क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट है 6% मिल रहा है लोगों को और आपने 5% पे लिए थे बॉन्ड वो, अब आप 5% किसी को बेचना चाहोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को बॉन्ड 6% पे मिल रहे हैं, तो 5% पे कोई क्यों लेगा, सबको प्रॉफिट चाहिए, तो सब जो बॉन्ड है 6% पे लेंगे, तो यहाँ आपको लॉस हो जाएगा, आपको 5% पे उसको बेचना पड़ेगा, आपको कुछ कम प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करते हैं अपने बॉन्ड्स को तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बीच में ब्रेक करना बॉन्ड को तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, क्योंकि लोग वहीं जाएंगे जहाँ उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना मिलेगा बॉन्ड पे, क्योंकि आपके 5% वाले थे, आप 5% बेचोगे तो आप उनको तो कोई लॉस प्रॉफिट होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ बताता है हमारा की रेट ड्यूरेशन, राइट। तो ये जनरली बॉन्ड में इसको यूज़ करते हैं। नंबर 10 है गाइस नॉट पॉइंट्स। नॉट पॉइंट्स भी इसको बहुत आसान भाषा में समझना पड़ेगा आपको मुझे। ये एक तरह से ना एक ग्राफ में यूज़ होता है, सिंपल समझो, जो फाइनेंशियल ग्राफ बनाता है कोई भी एनालिस्ट तो उसमें इसको यूज़ करता है।
एग्जांपल कोई एनालिस्ट, मतलब मैं हूँ एनालिस्ट, ठीक है, और मुझे ये जानना है कि पिछले 30 साल में डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स पे, 5 साल पे, 10 साल पे, 8 साल पे, 9 साल पे, 20 साल पे, 30 साल पे जो इंटरेस्ट रेट थे बॉन्ड्स के वो कितने थे, या उनका पीक पॉइंट क्या था, उनका यील्ड पॉइंट क्या था। अब वो मुझे यील्ड पॉइंट मतलब कि एक एवरेज मान के चल सकते हो आप, एवरेज समझ के पॉइंट समझ सकते हो, या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सा था वो आप समझ सकते हो। तो वो अगर मुझे निकालना तो वहाँ पे नॉट पॉइंट का यूज़ करूँगा, मतलब पॉइंट से पॉइंट मिलाता जाऊँगा। जैसे मान लो 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का है, सारे पॉइंट मिला के मैं निकालूंगा कि एक जो यील्ड पॉइंट है वो इंटरेस्ट रेट कितना था। तो इससे निकालने के लिए जो एनालिस्ट हैं नॉट पॉइंट का यूज़ करते हैं, इसलिए इनको नॉट पॉइंट बोला जाता है। ओके तो गाइज, अभी हमने थोड़े से इजी वर्ड पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे थोड़े से एडवांस, थोड़े से टफ वर्ड, जिसमें हमारा वर्ड नंबर 11 है कैली क्राइटेरियन। कैली क्राइटेरियन एक तरह से एक ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको ये बताता है कि आपको अपने टोटल जो आपके टोटल मनी है, टोटल आपके जो पैसे हैं आपके, उनका कितना परसेंट, अगर आप कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, राइट, जहाँ आपको जितना आने के चांस हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी टोटल सेविंग्स का, टोटल आपके जो पैसे पड़े हैं अकाउंट्स में, उसका कितना परसेंट आपको लगाना चाहिए। जैसे मान लो मेरा डीमैट अकाउंट है, उसमें 10,000 पड़े हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अब ये कैली क्राइटेरियन जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये मुझे बताता है कि मुझे अपनी जो अगर मान लो मैं कि स्टॉक लेता हूँ, कोई वोलेटाइल स्टॉक लेता हूँ, उसमें प्रोबेबिलिटी है मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि 7% मेरे को प्रॉफिट हो सकता है और 40% मेरे को लॉस हो सकता है। इतना मेरा एनालिसिस कहता है कि मुझे इतना परसेंट 60% तक चांस है कि मुझे प्रॉफिट होगा और 40% चांस है मेरे को लॉस होगा। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि आपके जो टोटल 10,000 है उसका कितना परसेंट मुझे ट्रेडिंग में लगाना चाहिए, ताकि मैं लंबे समय तक मार्केट में बना रहूं, लंबे समय तक मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट में कमाता रहूं, और इससे मैं अपने के रिस्क को मैनेज कर सकूं। तो रिस्क मैनेज करना प्लस कंसिस्टेंसी प्लस कंटिन्यू प्रॉफिट बनाना, ये सब अगर बनाना है हमको, तो हमारी जो टोटल पैसे पड़े हमारे डीमैट अकाउंट में, हमारे अकाउंट कितने जो पैसे पड़े हैं उनका कितना परसेंट हमको ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में लगाना है, या कितने परसेंट का हमको लॉस लेना है, वो हम बताता है हमको ये कैली क्राइटेरियन फार्मूला, राइट। तो इसका ये काम है। नंबर 12 है किकर बेसिकली एक तरह का एक्स्ट्रा अवार्ड, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी है जो कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पे करती है। एग्जांपल टाटा मोटर्स, हमने टाटा मोटर एग्जाम बहुत ज़्यादा लिए। टाटा मोटर्स वी आर इंडियन, टाटा मोटर्स इज इंडियन कंपनी, राइट। तो टाटा मोटर्स एग्जांपल, टाटा मोटर्स अपने इन्वेस्टर्स को बोलती है कि आप हमारे बॉन्ड्स को खरीदो और हम बॉन्ड्स पे आपको 8% का जो सालाना रिटर्न आपको देंगे, एग्जांपल, राइट। तो टाटा मोटर ने बॉन्ड इशू किए, लोगों ने खरीदे, 8% का इंटरेस्ट रेट फिक्स हुआ। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स कहता है अगर हमने इस साल में अगर 10% मुनाफा ज़्यादा किया तो हम आपको 2% का किकर देंगे, राइट, समझे आप। 8% का बोनस, 8% जो बॉन्ड था इंटरेस्ट, 8% का तो बॉन्ड पे देने का टाटा ने प्रॉमिस किया अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन टाटा मोटर्स ने ये भी कहा कि अगर उनका प्रॉफिट 10% ज़्यादा हुआ तो वो 2% का किकर देंगे अपने उन्हीं बॉन्ड होल्डर्स को। 2% किकर मतलब कि 2% एक्स्ट्रा मनी उनको उनके बॉन्ड का देंगे अपने प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट उन्होंने कमाया तो अपने प्रॉफिट से 2% उनको एक्स्ट्रा देंगे। तो जो 2% एक्स्ट्रा दे रही टाटा मोटर्स अपने शेयर होल्डर्स को, उसी को बोलते हैं किकर। ये मोटिवेशन के लिए हो सकता है या फिर अपने प्रॉफिट को शेयर करता है, ये लोगों में एक पॉजिटिविटी मिलती है इससे, राइट। तो इसे बोलते हैं किकर। और ये अगर जो कंपनी किकर देती है तो वो एक तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आना चाहिए। मान लो कोई कंपनी पिछले 5 साल से लगातार किकर दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज उन्हें बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो किकर भी उनको मिलेगा। जहाँ फ़ायदा वहाँ लोग भागते हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं किकर। नंबर 13 की लैंडिंग रेट। की लैंडिंग रेट आपने एक वो पढ़ा था रेपो रेट, आपने सुना होगा रेपो रेट, वैसे वर्ड हमारा लास्ट में आगे आएगा, बट रेपो रेट और की लैंडिंग रेट लगभग सेम ही होता है। की लैंडिंग रेट गाइज एक तरह से वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे जो किसी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि भारत की सेंट्रल बैंक कौन सी है, RBI है। तो मेन बैंक जब छोटी छोटी बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती हैं उसे बोलते हैं की लैंडिंग रेट या फिर रेपो रेट। एग्जांपल RBI है,
अगर RBI, SBI या फिर HDFC, ICICI, येस बैंक, जो भी छोटी छोटी बैंक है ना, अगर वो छोटी बैंक है RBI से लोन मांगती हैं, RBI से पैसे मांगती हैं, तो RBI एक इंटरेस्ट पे ही, एक ब्याज दर पे ही इन बैंक्स को पैसा देगा। तो RBI ने जिस इंटरेस्ट पे इन लोगों को पैसा दिया उसे बोलते हैं की लैंडिंग रेट या फिर रेपो रेट। नंबर 14 है गाइस कियो प्लान। कियो प्लान एक तरह से ये अमेरिका का वर्ड है, अमेरिका का, इंडिया में इसको कंपेयर मत करना आप। कियो प्लान एक तरह से अमेरिका में यूज़ होता है। जैसे कि हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में NPS है, नेशनल पेंशन जो स्कीम है वो है हमारे पास। वो किस लिए होती है, क्योंकि जब जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अपनी कंपनी चला रहे हैं, फिर जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो जॉब नहीं करते, तो वो NPS में अकाउंट खोल सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे पर मंथ या पर ईयर, जो भी हो रहा है, जो भी रहता है। और उसके बाद जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। ये स्कीम भारत के अंदर है। तो ऐसे US के अंदर है कियो प्लान। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो लोग जॉब नहीं करते, क्योंकि जब जॉब करते हो आपका तो PF कट जाता है, उसी में पेंशन का उसमें पैसा कट जाता है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनकी खुद की शॉप्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो खुद का प्रोफेशन है उनका, तो वो तो PF जमा नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी के थ्रू, राइट। हालांकि वो अकाउंट PF खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। लेकिन अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड, वो चाहते हैं कि उन्हें भी एक टर्म के आने के बाद उनको पेंशन मिले, तो वो वहाँ पे कियो प्लान का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि जो लोग अगर कुछ पैसा वो कियो प्लान में डाल रहे हैं, मान लो एक डॉक्टर है, सही, उसकी खुद का क्लिनिक है, वो और कुछ पैसे अगर कियो प्लान में डाल रहा है, तो उसे उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देना, उसे उस पैसे पे टैक्स भी नहीं देना पड़ता US के अंदर। और वो पैसा जब वो एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद क्या करेगा, उसको फिर पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं कियो प्लान। जनरली ये US में यूज होता है। हमारे भारत में तो हमारे पास PF जो कंपनी में काम, उनके पास PF है, हालांकि उनके पास भी होता है। अगर जो लोग हमारे इंडिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कंपनी में काम नहीं करते किसी में, तो उनके लिए NPS है। सेम ऐसे US में जो काम नहीं है, जो खुद की जॉब, खुद का काम करते हैं, उनके लिए कियो प्लान है, राइट। इस तरीके से समझो इसको बस। नंबर 15 है गाइस किकबैक। किकबैक को इस तरीके से समझो, किकबैक एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो इसका मतलब है रिश्वत देना, किसी को घूस देना। एग्जाम्पल, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट, और किसी प्राइवेट कंपनी को कोई एक ज़मीन खरीदनी है, और ज़मीन खरीदने के लिए अगर वो प्राइवेट कंपनी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, राइट, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट का वो ओनर है एग्जाम्पल, और कोई प्राइवेट कंपनी उस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह खरीदना चाहती है, और वो कंपनी अगर इस डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है, राइट, उसको कैसे कुछ पैसे देती है, कुछ घूस देती है कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ और आप मुझे ज़मीन दिलवा दो, तो दिस इज़ कॉल्ड किकबैक। दिस इज़ अ इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि ये इस तरीके से पैसे लेना इलीगल एक्टिविटी है। हालांकि बहुत लोग लेते हैं, पता नहीं चल पाता, लेकिन इलीगल एक्टिविटी है। इसे बोलते हैं किकबैक। जब आप किसी को अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देते हो, दैट इज़ कॉल्ड किकबैक, और ये एक इलीगल एक्टिविटी है, करप्शन के अंदर आता है, राइट। तो इसे बोलते हैं किकबैक। नंबर 16 है गाइज KOSPI, KOSPI, कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स। ये एक तरह से दक्षिण कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ का मार्केट है, वहाँ का मेन मार्केट है। जैसे कि हमारे भारत का NSE BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे ही ये KOSPI दक्षिण कोरिया का मेन मार्केट है, राइट। कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स, इसका पूरा नाम ये है। तो ये दक्षिण कोरिया का मेन मार्केट है, बस सिंपल। नंबर 18 है कुवैत करेंसी। कुवैत करेंसी मतलब सिंपल है, जो करेंसी कुवैत देश में यूज़ होती है उसे कुवैत करेंसी बोलते हैं। जैसे भारत का करेंसी क्या है, रुपी। US का करेंसी क्या, अमेरिका का जो करेंसी वो क्या है, डॉलर। ऐसे कुवैत देश का जो करेंसी है उसे बोलते हैं कुवैत करेंसी। तो ये वर्ड केस था, इसलिए इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया। ओके, तो इस वीडियो का लास्ट हमारा टर्म है नंबर 18, किचन सिंक बॉन्ड। हालांकि हमें 20 पढ़ने थे, पर जो 2 हैं वो हमारे काम के नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे हम उनको, हमारे किसी काम के नहीं है। वैसे मैंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी वर्ड ऐसे डाले हैं जो हमारे भारत में यूज़ नहीं होते, पर स्टिल क्योंकि मुझे बताना था, मुझे सिखाना था आपको, मुझे खुद भी सीखना था, दैट्स व्हाई मैंने वो वर्ड इंक्लूड किया। बट ये 2 वर्ड हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इनको हटा दिया मैंने इसमें, राइट। तो नंबर 18 हमारा लास्ट वर्ड है किचन सिंक बॉन्ड। गाइस ये भी एक तरह का बॉन्ड, देखो बॉन्ड आपने पढ़ लिए, बॉन्ड आपको पता क्या होता है, आपने सीख ली बॉन्ड, राइट। ये होता है किचन सिंक बॉन्ड। किचन सिंक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड्स को कोई कंपनी तब इशू करती है जब उन्हें पता होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उस कंपनी में कुछ गड़बड़ होने वाली है, या फिर उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब होने वाली है, और फ्यूचर में उनको बहुत लोन लेना पड़ेगा, राइट। मान लो कोई कंपनी, उन्हें पता है कि भाई उन कंपनियों को इशू हो गया है और अगले साल के जो रिजल्ट आने वाले हैं बहुत ख़राब आने वाले हैं, जिससे किसी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस लॉस को रिकवर करने के लिए, या कंपनी को फिर से बाउंस बैक करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, कुछ लोन चाहिए, तो मार्केट से बहुत लोन उठाएगा वो। तो
इस कंडीशन में वो बॉन्ड इशू करेगा। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड इशू किया जाता है उसे बोलते हैं किचन सिंक बॉन्ड। हालांकि जब ये बॉन्ड इशू होते हैं तो इसमें कंपनी सारी चीज़ें बता देती है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, हमारी कंपनी नेगेटिव जा सकती है, मार्केट हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्रैश हो सकता है, कंडीशन बिगड़ सकती हैं, राइट। तो एक तरह से सारी बातें खुलकर करते हैं पब्लिक के सामने, फिर भी पब्लिक उनके बॉन्ड्स खरीदती है ताकि कंपनी, क्योंकि पूरी जो ट्रांसपेरेंसी रख रही है पब्लिक के सामने, तभी बॉन्ड इशू कर रही है कंपनी लोगों के लिए। तो लोग ये सोचते हैं कि अभी कंपनी डूब रही है, 2 साल में 1 साल में कंपनी की जो कंडीशंस हैं ख़राब होने वाली हैं, बट द कंपनी विल बाउंस बैक एंड लेटर ऑन लेटर, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम व्हेन एवरीथिंग विल बी ओके, देन कंपनी विल डेफिनेटली बाउंस बैक। तो उस टाइम जो उनको इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा हाई मिल सकता है। हो सकता है कंपनी से बोले कि भाई जनरली जो बॉन्ड पे रेट मिलता है वो 7 से 8% मिलता है, बट इस केस में किचन सिंक बॉन्ड में कंपनी ये बोल सकती है कि आप हमारे बॉन्ड खरीदो, बिकॉज वी नीड मनी टू बाउंस बैक, और हम आपके बॉन्ड्स पे हम आपको 10% या फिर 11% का इंटरेस्ट देंगे। और बाई चांस अगर कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर गई तो जो हमने वर्ड सीखा था अभी किकर हमने सीखा था, तो किकर भी मिल सकता है, 10% बॉन्ड पे इंटरेस्ट, 2% का किकर, तो टोटल 12% इंटरेस्ट। तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो इसे बोलते हैं हम लोग किचन सिंक बॉन्ड। जब कोई कंपनी एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्हें पता हो कि हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ होने वाली है, फाइनेंशियल स्टेटस हमारा ख़राब होने वाला है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने वाली है, तो उस केस में जो बॉन्ड इशू करती है कंपनी, उन बॉन्ड्स को बोलते हैं हम लोग किचन सिंक बॉन्ड। ओके, तो गाइज़ ये था हमारा एपिसोड नंबर 11, और हमारे वर्ड की जो संख्या पहुँच चुकी है लगभग 220 के आसपास, यानी 220 वर्ड अभी तक हम सीख चुके हैं। 220 में थोड़े से कम है, 4-5 वर्ड कम, बट हम 220 सीख चुके हैं, राइट। एंड दैट्स अमेजिंग। अभी 11 पढ़ लिए हमने, हमारे पास अभी और हमारे लगभग 14 हमारे पास और आने वाले हैं अभी। सोचो 220 पढ़ लिए, 240 अभी और आने वाले हैं। टोटल 500 कीवर्ड्स का भंडार, डिक्शनरी पूरी पढ़ ली आपने, एंड दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। आप जब भी कहीं फाइनेंशियल कुछ भी पढ़ने जाओगे ना, कुछ सीखने जाओगे ना आप, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है गाइस। एंड आई विश कि ये सब मैंने बहुत पहले सीख लिया होता है यार, बट पहले बताने वाला मुझे कोई था नहीं, तो धीरे धीरे मैंने खुद ही सीखे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी रिवाइज कर रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग यू, राइट। तो ठीक है गाइस, अभी हमारा एपिसोड में 11 आपने पूरा देखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अच्छा लगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और जाके जो अलग पहले के जो 10 एपिसोड्स हैं इनको जाके देखिए, 200 फर्स्ट को जाके देखिए, 200 वर्ड सीखिए, 11 एपिसोड जाके देखिए, राइट। 11 तो ये वाला है। मिलेंगे परसों हम लोग एपिसोड नंबर 12 के साथ। उसमें कौन सा वर्ड आएगा, के बाद एल आता है ना, यस, एल से पढ़ेंगे फिर, राइट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।